हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग कक्षा 9वीं NCERT गणित को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो वीडियोस के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो यहाँ पर अध्याय 1 है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो हम इस अध्याय की एक्सरसाइज को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझ लेते हैं। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कैपिटल N बराबर इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो जैसे हमने आपसे पूछा क्या संख्या 6 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1 भी हो सकता है, संख्या 2 भी हो सकती है, संख्या 9 भी हो सकती है, संख्या 100 भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वह 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए, इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से और अनंत तक संख्या हो सकती हैं, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण संख्याओं को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर P/Q का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर तो जो P वाली संख्या होती है इसको हम अंश कहते हैं, अर्थात ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, और जो नीचे की संख्या होती है इसे हम हर कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल से समझें कि 4/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर यह P/Q के रूप में लिखी गई है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में यहाँ पर दी गई है। जैसे कि 5/9 है, तो 5/9 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 8 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की संख्या अंश हो जाएगी और नीचे की संख्या हर हो जाएगी। तो इस प्रकार से P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पर ऐसी करनी वाली संख्या जिनका वर्गमूल होता है, जैसे कि यदि करनी 49 की हम बात करें तो करनी 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि 49 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 × 7। तो यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी, तो संख्या 7 करनी से बाहर आ जाएगी और 7 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से करनी 25 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
यदि हम इसको 5 गुणित 5 लिख दें तो इस प्रकार से जोड़ी बन जाएगी और संख्या 5 करनी से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से 5 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, अंश का मान हो जाएगा और 1 हर का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से P बटे Q के रूप में संख्या यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिन्हें P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय संख्याओं की विपरीत होती हैं, अर्थात इस प्रकार से होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यदि हम पाई है तो पाई को हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात P बटे Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पर करनी पाँच जितनी भी यहाँ पर करनी वाली संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पर करनी 5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि करनी 5 का वर्गमूल नहीं होता है। यदि हम आपसे पूछें कि करनी 25 क्या एक अपरिमेय संख्या, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि करनी 25 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुणित 5, अर्थात करनी 25 का जो वर्गमूल होता है वह 5 होता है, 5 की बटे तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यह एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ऐसी करनी वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता है, यहाँ पर करनी 3 का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो यह भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर दशमलव वाली संख्या जो दशमलव के बाद यहाँ पर बार बार रिपीट होती हैं, अर्थात संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.105 105 105 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, रियल नंबर, इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्या, यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दें तो यहाँ पर वास्तविक संख्या बन जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन या फिर सम्मिलित से प्राप्त संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम आपसे पूछें कि क्या संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त है, अर्थात दोनों संख्याओं को मिलाकर यहाँ पर प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर संख्या 2 एक वास्तविक संख्या है, संख्या 3 भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर 0 भी एक वास्तविक संख्या है। वो करने वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर सम संख्या, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इस प्रकार की संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे कि हमने आपसे कहा कि संख्या 10 क्या एक सम संख्या, तो आप 2 से इसको विभाजित करेंगे, इस प्रकार से 2 का भाग हम 10 में करेंगे, तो यहाँ पर यह पूरी बार विभाजित हो जाएगी, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम विषम संख्याओं के बारे में देखने वाले हैं। तो विषम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यदि हम संख्या 1 की बात करें तो संख्या 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसी प्रकार से संख्या 3 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ना ही संख्या 5 पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित तो होती हैं लेकिन पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो इस प्रकार की संख्या सम संख्या कहलाती हैं। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में देखने वाले हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि ऐसी संख्या जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, केवल एक से और स्वयं से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे यदि हम संख्या 2 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या 2 एक से पूर्णतः विभाजित होगी और स्वयं 2 से विभाजित होगी। तो केवल इन दो संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती। तो यहाँ पर यदि हम संख्या 5 की बात करें तो संख्या 5 यहाँ पर 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इस प्रकार से 1 पंचे 5, और स्वयं से विभाजित हो जाएगी अर्थात संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यदि हम संख्या 11 की बात करें तो संख्या 11 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और स्वयं अर्थात 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यदि हम संख्या 8 की बात करें तो संख्या 8 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी और 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? जो संख्या 1 और स्वयं से क्या होती हैं? पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यदि हमने आपसे पूछा क्या संख्या 17 एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर संख्या 17 जो है 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और स्वयं से अर्थात 17 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से और भी संख्या हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।